जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 33 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है अभी। तो एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट के अंदर, और जो टेस्ट रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की। सारे गामा पादा निशा, ठीक है। ये संगीत के 8 सुर होते हैं, भी पहले 7 से शुरू हुआ और सा पे ही अनंत हो गया इसका। तो इसीलिए अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम है वो जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था भी। जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था भी। अब अष्टक नियम है वो कब दिया गया था? तो ये 1865 में दिया गया था भी। 1865 के अंदर है वो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। और इससे पहले है वो डोबेराइनर आए थे भी 1817-18 के अंदर, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था भी। अब न्यूलैंड्स के समय है वो कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व ज्ञात थे भी। पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था वो कौन सा था? थोरियम था भी। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है वो कहां तक लागू हो पाया? तो कैल्शियम तक लागू हो पाया। अब यहां पे बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप बनाए थे न्यूलैंड्स ने। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एनसीईआरटी के अंदर मिलता है। और उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये देखो यही आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक तो ग्रुप ये बनाया था, और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इनका जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें बताना भी पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित कौन करता है? और ये ऐसे भी आता है भी मासिक धर्म की शुरुआत को कौन संदर्भित करता है? जब यहां पे स्टार्टिंग में जब पहली बार लड़की की ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? और अंतिम बार जब लड़की की ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेन बात ये है यहां पे। तो जब पहली बार जब ब्लीडिंग होगी तो उसे अपन बोलेंगे रजोदर्शन। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। ये फर्स्ट बार, पहली बार, शुरुआत। और यहां पे ये अनंत होगा। अब इसमें अंतिम बार जब ब्लीडिंग होगी तो उसे क्या बोलेंगे? रज्जो निवर्ती बोलेंगे। ये अंतिम बार है अभी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए अभी, पहली बार भी पूछा गया है और अंतिम बार भी पूछा गया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाप्ति को संदर्भित कौन करता है? तो रज्जो निवर्ती। और स्टार्टिंग को संदर्भित कौन करता है? तो रज्जो दर्शन करता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तेजी से घुमाएंगे तो विद्युत वाहक बल है वो ज्यादा उत्पन्न होगा और लाइट ज्यादा उत्पन्न होगी। तो यहां पे यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा नहीं। तेजी से घुमाएंगे, जितना ज्यादा रेस दोगे उतना ही ज्यादा है वो करंट ज्यादा होगा भी, ठीक है। तो यहां पे प्रेरित विभवांतर है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा? ज्यादा होगा भी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे जो विद्युत धारा है वो भी क्या होगी? ज्यादा उत्पन्न होगी। और एसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट विकिरणों के कारण होता है। अब ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है भी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट विकिरणों से त्वचा का कैंसर होता है भी। त्वचा के कैंसर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, ये आपको बताना है। अब एक ऑक्सीजन परमाणु है ना, वो कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करेगा। अब इस बात को समझना भी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। CO2 होता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है भी, कार्बन आपका 6 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो यहां पे पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी ऑर्बिट के अंदर है वो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन का भर लो, ऑक्सीजन में पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां पे अब ऑक्सीजन को भी तो अपना अष्टक पूरा करना है और यहां पे ऑक्सीजन को भी अपना स्थायित्व कंप्लीट करना है और कार्बन को भी अपना स्थायित्व कंप्लीट करना है। अब कार्बन क्या करेगा अभी, कार्बन है या तो कार्बन भाई साहब ये सोच ले भी 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, और या ये सोच ले भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले भी। किसी भी एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्थायित्व कंप्लीट करेगा। किसी भी ऑर्बिट के बाहरी ऑर्बिट में अगर बाहरी कक्षा के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसने अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लिया। चीजें समझे। अब ऑक्सीजन भाई साहब को क्या करेगा, ऑक्सीजन भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन या तो 6 को त्याग दे और या फिर 2 ग्रहण कर ले तो अपना 8 पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन भाई साहब को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन भाई साहब को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो भी, बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये लो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन के पास में बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ये रहे और 2 आपके यहां पे बना दूं, 2 ये रहे और 2 ये रहे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। उसके बाद में CO2 यानी 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन यहां पे बना देता हूं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी बाहरी ऑर्बिट में 2 ये रहे और 2 ये रहे और 2 है वो ये रहे। चीजें समझे क्या, बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो भी, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए। तो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा भी, दो जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ में साझेदारी करेगा। उसके बाद में भाई साहब कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। तो क्या करेगा, 4 कार्बन, अगर ऑक्सीजन ने 2 लिए तो ऑक्सीजन 2 ही देगा। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन भाई साहब है ना, ये यहां से तो 2 उठा लेगा, यहां से 2 उठा लेगा, लेकिन इधर वाली ऑक्सीजन के साथ में भी 2 उठाएगा। तो इधर वाली ऑक्सीजन से भी क्या है, 2 उठा लेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कार्बन का स्थायित्व कंप्लीट हो गया भी, 2 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट हो गए बाहरी ऑर्बिट में। और इधर फिर ऑक्सीजन को, इसको क्या चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी ये चाहिए भी मैं भी स्थायित्व कंप्लीट करूं। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगी, इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगी। अब इसने पूछा ये है भी, एक ऑक्सीजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु के साथ में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा भी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, तभी यहां पे क्या है, CO2 बना है। अब प्रत्येक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये प्रत्येक ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। चीजें समझ गए क्या, कंप्लीटली समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पे पूछा इसने भी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है भी। तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ही कहलाएगा भी। चुंबक के चार, जैसे ये चुंबक है आपकी
और इसमें ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अब इसके अंदर इस प्रकार से ये क्या है, एक बल रेखाएं होती है भी ये, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया चुंबक के चारों ओर, और उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो उस क्षेत्र के अंदर है वो चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी प्लस में सी डी, अब ये अभिक्रिया है, ये अभिकारक है, और जैसे ही अभिक्रिया हुई तो ये बन गया ए सी और प्लस में बी डी, ये बन गया। तो यहां से पहले बी ए के साथ में था और अभिक्रिया हुई तो बी है वो डी के साथ में चला गया, और सी यहां पे डी के साथ में था और अभिक्रिया हुई तो ए के साथ में आ गया। तो जहां पे अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहां पे क्या होती है, वहां पे अभिकारकों की वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसके अंदर अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब एक सॉलिड अवस्था में बनेगा, सॉलिड अवस्था में बनेगा और वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होगा भी, जो जल के अंदर है वो घुलनशील नहीं है। जैसे लेड आयोडाइड है PbI, लेड आयोडाइड है, ये क्या है, घुलनशील अवस्था में नहीं है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, तो ये एक अवक्षेप बन गया अभी, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें पूछा है भी वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण माध्यम में के कोण पर अपवर्तित होगी। अब ये देखो भी, ये कोई इंटरफेस है, ये वायु है और ये आपका एक प्रकार से ये मान लो भी अपवर्तित, ये दूसरा माध्यम है, ये क्या है, दूसरा माध्यम है, और ये हमने नॉर्मल डाल दिया, और ये क्या कर रहा है, ये आपका है वो इस प्रकार से एंगल बनाएगा, इस प्रकार से ये क्या है, इसमें कितने एंगल से ये आ रही है, 45 डिग्री के कोण पर आ रही है, आपतित हो रही है 45 डिग्री के कोण पर। अब आपको यहां पे बताना भी इस एंगल में, यानी यहां पे इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, √2 है, इसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है इसने, √2 दे रखा है। अब इसमें किस एंगल से झुकेगी वो, 45 पे जाएगी या फिर 60 पे जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम बोलता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है sin I अपॉन में sin R। I होता है आपतन कोण और R होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तनांक आपको कितना दे रखा है, तो √2 दे रखा है भी, तो इसको √2 लिखो, बराबर में sin I कितना, आपतित कोण कितने का है, आपतन कोण, ये देखो भी कोण पर आपतित होती है, तो ये आपतन कोण है 45 डिग्री का है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है भी, 1/√2 होता है, और अपॉन में आपके पास में कितना है भी, sin R, अपॉन में आपके पास में sin R है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको sin R का मान ज्ञात करना है, यानी ये अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, ये इसका अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। तो sin R को मैं दूसरी साइड में लेके चला जाऊं, sin R को दूसरी साइड में लेके चला जाऊं, तो यहां से दूसरी साइड में लेके चले जाएं, तो ये आपके पास में हो जाएगा sin R बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2, और ये यहाँ पे क्या है, 2 है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा √2। √2 का √2 के साथ में गुणा करोगे तो 2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2। यानी साइन की टर्म के अंदर, साइन की टर्म में 1/2 किसका मान है, तो आप बोलोगे सर sin 30 का मान है, sin 30 डिग्री का मान है, तो ये आपके पास में है sin R बराबर में sin 30 डिग्री, sin से sin कैंसिल, तो R का मान आपके पास में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये जो किरण आएगी ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी भी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, संगन माध्यम है, ये क्या है आपका संगन माध्यम है, संगन माध्यम है तभी क्या है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भाई यीस्ट में यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुवेट होता है C3
C3H4O3, ये पायरुवेट अम्ल का फॉर्मूला है C3H4O3। और एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये रावी यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब खमीर में किण्वन के दौरान किण्वन होगा तब क्या होगा भी, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है वो यहां पे अनुपस्थित होगी भी, एब्सेंट होगी। ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एब्सेंट होगी भी, किण्वन क्रिया है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है भी, ठीक है, प्रेजेंस में नहीं होती, एब्सेंट में होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगी तो यहाँ पे जो आपका पायरुविक अम्ल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका एक तो एथेनॉल बन जाएगा भी, एक तो एथेनॉल बनता है, और प्लस में एक क्या बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल को बोलते हैं शराब। एथेनॉल को क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। किण्वन क्रिया के द्वारा है वो एथेनॉल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं C2H5OH, ये एथेनॉल होता है भी। और एक होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल होती है ना वो जहरीली शराब होती है भी, वो क्या होती है, जहरीली शराब होती है। तो यहाँ पे किण्वन क्रिया के दौरान है वो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा भी। लैक्टिक अम्ल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किण्वन क्रिया के दौरान नहीं बनता, ठीक। किण्वन के दौरान है वो शराब बनते हुए, याद रखना, किण्वन प्रक्रिया के दौरान है वो शराब बनाई जाती है, जिसमें एथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और किसकी एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंट में बनती है ये, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थकान उत्पन्न होती है ना तब लैक्टिक अम्ल बनता है भी, जैसे अपन कोई भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं और हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन अपन दे नहीं पाते। जैसे अपन दौड़ लगा रहे हैं तो उसमें हमें थकान उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अपने शरीर को जितनी ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए उतनी ऑक्सीजन अपन शरीर को दे नहीं पाते, तो वहां पे हमारे हड्डियों के अंदर है वो लैक्टिक अम्ल है वो जमा हो जाता है और हमें थकान उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी, पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहां पे देखो भी, यानी पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। अब अंतःश्वसन करेगा, इसका मतलब क्या है, पौधा श्वसन करेगा, और पौधा जब श्वसन करता है ना उसमें क्या करता है, पौधा CO2 तो त्यागता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का तो उत्सर्जन करता है, और O2 ऑक्सीजन है वो ग्रहण करता है। याद रखना, जब पौधा है अंतःश्वसन, या फिर ये बोल दे पौधा श्वसन कर रहा है, पौधा श्वसन करेगा ना तब क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करेगा। अब यहां पे इसने बोला भी उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तभी आपको बोलते हैं सॉरी भाई, तो तभी आपको रात को बोला जाता है भी रात के समय है वो आप पेड़ के नीचे मत सोए, क्योंकि पेड़ है वो रात के समय ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तब क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब विद्युत अपघटन के द्वारा अपन कैसे प्राप्त करेंगे, आप यहां से समझना भी, जो ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको विद्युत अपघटन के द्वारा है, विद्युत अपघटन विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको क्या है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करके है वो उसको प्राप्त किया जाता है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन करके उसको क्या है प्राप्त किया जाता है। और जो निम्न अभिक्रियाशील जो धातु है उसको कैसे ज्ञात किया, भर्जन विधि द्वारा, उसको भर्जन विधि के द्वारा है वो ऑक्साइड बना करके उसको क्या है प्राप्त किया जाता है। भर्जन विधि होगी, एक निक्षालन विधि होगी। इन विधियों के द्वारा है वो निम्न जो अभिक्रियाशील धातु है उनको इस विधि से अपन है वो प्राप्त करते हुए, भर्जन है, निक्षालन विधि है, और एक दो क्रियाएं और है भी जिसके द्वारा है वो उसको ऑक्साइड के रूप में बना करके क्या है प्राप्त करते हैं।
लेकिन यहां पे पूछा इसने क्या है, विद्युत अपघटन के द्वारा किसका कौन सी धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें है के ना कार मांगे। मैं ज्यादा अपग्रेसिल तत्व लिख रहा हूं, के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे और एयू औरत। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाली जो 3-4 जो धातुएं है ना, ये धातुएं क्या आपकी, ये ज्यादा अपक्रियाशील धातुएं भी, ये क्या है, ज्यादा अपक्रियाशील धातु है। तो यहां पे देखो भी कॉपर नहीं आ सकता, कॉपर ज्यादा अपक्रियाशील धातु नहीं है, भी कॉपर है वो ज्यादा अपक्रियाशील धातु नहीं है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, और उसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पे सोना आ गया, तो ये भी नहीं हो सकती। और यहाँ पे एयू सोना है और एजी सिल्वर है, ये भी नहीं हो सकता। तो अपन इस प्रकार से ये ज्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सी होगी, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो इनको क्या है, अपन विद्युत अपघटन के द्वारा है वो प्राप्त करेंगे। बाकी को क्या है, भर्जन और निक्षालन विधि के द्वारा है वो इसको ऑक्साइड बना करके प्राप्त किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है, भी कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी हो जाएंगे। अब यहां पे देखो भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके मुख्य एक्स पर रखा गया है, तो उनके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पे बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसने कितनी दे दी भी, 8 सेंटीमीटर दे दी। और वस्तु को कहां पे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को आपको 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो यहां से एक बात आप समझे भी, फोकस दूरी उसकी 8 है और वस्तु को आप रख रहे हो 6 सेंटीमीटर पे, तो वस्तु को कहां पे रख रहे हो, वस्तु को रख रहे हो आप एफ और ध्रुव ओ के बीच में रख रहे हो। एफ और ध्रुव ओ के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, कंडीशन होती है अवतल दर्पण की, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है आभासी, और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से कम नहीं बनेगा, और 2 सेंटीमीटर से कम नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा भी, दर्पण के पीछे बनता है भी। इस प्रकार से ये आपका दर्पण है, ये आपका ध्रुव है और ये आपका फोकस है, और वस्तु को रखा है हमने यहां पे। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से यहां पे पीछे की साइड में यहां पे बनेगा भी, इस प्रकार से पीछे की साइड में यहां पे बनेगा ये प्रतिबिंब, ठीक है, पीछे की साइड में बनेगा तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आभासी प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं, सीधा। आभासी हमेशा सीधा होता है भी, ठीक है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी हमेशा और हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यहां पे 2 सेंटीमीटर से अधिक उल्टा नहीं बनेगा भी, सीधा बनेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, 2 सेंटीमीटर से अधिक होगा और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 5 सेकंड का लगेगा भाई, और कुछ भी समय नहीं लगने वाला। अगर ऑप्शन से उसके हिसाब से निकालोगे, फॉर्मूले के हिसाब से, तो लगभग है वो आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें लिखना है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ में। अब बनेगा क्या वो आपको बताना है। तो इस अभिक्रिया के उत्पाद P का पूर्वानुमान आपको लगाना है, क्या बनेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया है वो आप करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो आपका बनेगा C। यहां पे हाइड्रोजन कितने भी 4 है, तो ये बनेगा CH3OH। ये क्या बन गया अभी, जहरीली शराब। ये क्या है, मैथेनॉल है। ये आपका मैथेनॉल होता है जहरीली शराब, सेवन करने से आदमी की मृत्यु। और एक होता है एथेनॉल। एथेनॉल कब बनता है, जब पायरुविक अम्ल, अभी मैं बता के आया हूं, पायरुविक अम्ल होता है C3H4O3, ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर किण्वन क्रिया करवाई जाती है, तभी एथेनॉल बनता है। आपका क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और CO2 बनती है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी जहरीली गैस है, और हाइड्रोजन है, उस दोनों की अभिक्रिया करवाई जाए
तो CH3OH बन जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैथेनॉल बोलते हैं। और मैथेनॉल एक क्या आती है, जहरीली शराब होती है। ये एथेनॉल होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इट्स ओके, चीजें समझ पाए क्या? तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मैथेनॉल हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चूज करना है। तो यहां पे आपके पास में इसने बोला है भी, डोबेराइनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में, डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था कब, 1817-18 में, 1817-18 के अंदर डोबेराइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया, प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 नंबर की बात है। अगला है JW डोबेराइनर जेन्ना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे भी, ये भी बिल्कुल सही बात है भी। और इन्होंने जो त्रिक नियम ट्रिपलेट दिए थे वो कौन कौन से थे भी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें आ जाएगा, ये आगे ऊपर हो जा थोड़ा सा, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। फिर आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये है भी, ये आपके त्रिक नियम है डोबेराइनर के, ट्रिपलेट दिए थे एनसीईआरटी के अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या भी सत्य है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, m से डिनोट किया जाता है उसको। m बराबर क्या होता है, -v/u, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चीजें समझे क्या, -v/u। अब यहां पे आपको ज्ञात क्या करना है, आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन ज्ञात करना है तो इससे पहले आपको v ज्ञात करना पड़ेगा। दर्पण फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u, ये दर्पण फॉर्मूला है। आपको तो v ज्ञात करना है, तो u को दूसरी साइड में भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/v बराबर में 1/f माइनस में 1/u। अब f कितना है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/6, वो भी माइनस का। अब माइनस पहले से फॉर्मूले के अंदर लगा हुआ है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है दर्पण के सामने, यानी दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण के बाईं ओर सारी की सारी दूरियां है वो कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में। तो यहां पे पहले से नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे 1/24 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 24, 6 चौका 24, ये माइनस का और प्लस का 1। तो यहां पे ये आपके पास में 1/v का मान आ गया। आपको चाहिए v का मान, तो v का मान हो जाएगा 24/4 माइनस का है और प्लस का 1 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, v का मान 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी v का मान आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। v का मान आपके पास में माइनस का 8 आ गया। अब इस आवर्धन फॉर्मूले के अंदर रख दो, तो आवर्धन फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो पहले यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है ही, और माइनस का 8 आ गया। और उसके बाद में u है वो बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर है वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो बाईं ओर सारी की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में, तो माइनस का 24 भी आएगा। तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया जाए, 8 एकम 8 और 8 या 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। अब माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे माइनस दर्शा रहा है, यानी कोई भी आवर्धन है वो अगर धनात्मक है, धनात्मक आवर्धन आया तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है ना वो आभासी बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन है वो हमेशा धनात्मक होता है भी। और अगर आवर्धन है वो नेगेटिव आया है तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है भी, वास्तविक बना है। तो यहाँ पे वास्तविक बनेगा, ऋणात्मक आवर्धन है तो वास्तविक प्रतिबिंब है और धनात्मक आवर्धन है तो आभासी प्रतिबिंब है।
तो इसका मतलब आपका -1/3 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें बताना भी, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति ज्ञात करनी है। एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है भी शक्ति का फॉर्मूला मैंने पहली वाली क्लास में बताया था और इस वाली क्लास में भी बता रहा हूं। P बराबर क्या होता है? VI। एक तो फॉर्मूला आता है आपका ये, दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R। ये फॉर्मूले होते हैं। अब आपको V दे रखा है और R भी दे रखा है तो P ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर यानी 12 × 12 और यहाँ पे अपॉन में R कितना है? 4 ओम है तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 वाट। तो पावर शक्ति कितनी आ जाएगी? तो 36 वाट आ जाएगी, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करती है। एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? दो ही कारकों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, भी पदार्थ है वो किस प्रकृति का बना हुआ है, और दूसरा है वो एनसीईआरटी में दे रखा है तापमान के ऊपर। तापमान यानी एक तापमान के ऊपर निर्भर करती है, तापमान ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग है वो प्रतिरोधकता हो जाएगी। तो एक तो तापमान के ऊपर निर्भर करती है और एक प्रकृति के ऊपर। भी पदार्थ है वो तांबे का बना हुआ है या फिर चांदी का बना हुआ है या फिर सोने का बना हुआ है, तो उसके ऊपर है वो निर्भर करती है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? कौन सा महत्वपूर्ण खोज किया था भी? पहला देखो, सौ निषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। सौ निषेचन है वो केवल और केवल है वो पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। अगला देखो भी, एक पीढ़ी की सभी संतानें केवल माता पिता में से एक की ही तरह, एक पीढ़ी की सभी संतानें केवल माता पिता में से एक की तरह ही दिखाई देती है। अगला है, हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती है। और अगला है, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। अब इसके अंदर है वो सौ निषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सौ निषेचन जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर है वो सौ निषेचन, F2 पीढ़ी के अंदर सौ निषेचन होता है भी। F2 यानी F1 पीढ़ी होती है उसमें तो क्रॉस करवाया जाता है भी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन F2 जो पीढ़ी होती है उसके अंदर उन्होंने सौ निषेचन करवाया था, तो उसके अंदर पैतृक यानी जो पिता की जो विशेषताएं हैं वो दर्शाएगा क्या? नहीं। आगे देखो भी, एक पीढ़ी की सभी संतानें केवल माता पिता में से एक के ही तरह दिखाई देती है, ये भी नहीं होगा। यानी माता और पिता दोनों की तो हो सकती है भी, दोनों की जो एक प्रकार से दोनों की तरह भी दिखाई दे सकता है भी, माता और पिता दोनों के गुण होते हैं भी इसमें। ठीक है, तो यहां पे ये माता और पिता में से एक की तरह दिखाई नहीं देगी, ये गलत बात है। हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो भी, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है, ये बिल्कुल सही बात है अभी। यौन प्रजनन करने वाले जो जीव है उनमें कारकों का जो युग्म है, जो जोड़ा है, कारकों का जो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है भी। वो जो जोड़ा है ना वो उनके अभिलक्षण, कौन से लक्षण आए हैं उनको अभिव्यक्त करेगा, बिल्कुल सही बात है भी। यानी आपने देखा होगा भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये उनके ये जोड़ा है, कैपिटल टी जोड़ा है। अब ये क्या कर रहा है? ये उनके लक्षणों को निरूपित कर रहा है भी। ये यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा को डिनोट कर रहा है। स्मॉल टी ये एक युग्म, ये जोड़ा है। अब ये यहाँ पे कौन से लक्षणों को प्रकट कर रहा है? तो ये यहाँ पे बोना पौधा है। तो ये क्या कर रहे हैं? लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं, लक्षणों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो एक महत्वपूर्ण खोज की थी हमारे मेंडलीफ भाई साहब ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ भाई साहब, मेंडलीफ नहीं है, मेंडल है भाई। ठीक है, सॉरी, मेंडलीफ तो वो आवर्सानी वाले आ गए ना, तो यहाँ पे मेंडल भाई साहब हैं, तो मेंडल भाई साहब ने ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मेंडल भाई साहब के लिए। अगला देखो भी,
टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे प्रकृति होती है वो अम्लीय नहीं हो सकती, अम्लीय होगा तो मुंह के अंदर जलन उत्पन्न होगी। उदासीन भी नहीं होगी, उदासीन भी नहीं होती, पीएच मान 7 नहीं होता। ये आपका क्षारीय माध्यम होता है। ये क्या होता है? क्षारीय माध्यम। आप बोलोगे सर कई बार हम ब्रश करते हैं तो मुंह के अंदर जलन होती है, क्यों होती है? तो मुंह के अंदर है वो क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है भी। तो आप पहले क्या है अपने मुंह को बढ़िया पानी से क्या है बढ़िया पानी से धो लें, पहले अपने मुख को बढ़िया तरीके से धोएं, उसके बाद में ब्रश करें तो जलन पैदा नहीं होगी, क्योंकि वहां पे क्या है अम्ल है वो खत्म हो जाता है भी। और अम्ल अपने मुंह के अंदर ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है भी जलन उत्पन्न होती है भी। जैसे अपन ब्रश करते हैं ना तो जलन उत्पन्न होती है, तो उसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो जाती है फिर वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये तो भैया समाप्त एक लिमिट समय के लिए है, समाप्त होने वाले हैं। तो समाप्य और नवीनीकरण, तो नवीनीकरणीय का मतलब तो ये हो गया भी अपन उसको दोबारा से बना सकते हैं। तो दोबारा से कोयला और पेट्रोल नहीं बनेगा भाई, ठीक है, उसमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे दोबारा से बनाओगे। तो अपन बोलेंगे समाप्य और गैर नवीनीकरणीय, ये यानी अपन इसको दोबारा से, ये थोड़ी ना यार कोयले को बना लिया फिर उसकी राख से क्या कर लेंगे दोबारा से कोयला बनाने, वो नवीनीकरणीय होता है भी। जैसे हमने क्या है एक सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा ये नवीनीकरणीय है, ठीक है, दोबारा से बना लेंगे। लेकिन कोयले की राख से कोयला दोबारा थोड़ी ना बनेगा, ये गैर नवीनीकरणीय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट दिखने वाले क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा होता है, और यह आभासी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। अब यहां से देखो भी जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं भी। अपवर्तन में है वायुमंडल में है वो बहुत सारे कण हैं, और बहुत सारे कणों से क्या है हम देखते हैं तो उससे आने वाली जो किरणें हैं वो क्या है, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं उनसे क्या है अपवर्तन होता रहता है, यानी संगन माध्यम विरल माध्यम, इससे क्या है अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन के कारण है वो हमें तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात ये आती है भी जो आभासी कंडीशन है ना, आभासी कंडीशन है वो उसकी वास्तविक कंडीशन से भी तारे तो हमें पास में दिखाई दे रहे हैं भी। तारे अपन देखते हैं तो हमें ये लगता है भी तारे तो पास में ही है भी। क्षैतिज रूप में कोई तारा है, क्षैतिज का मतलब ये हो गया भी अपन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अपन क्या है खड़े हैं और इस प्रकार से देख रहे हैं। तो हमें क्या है कुछ दूरी के बाद में हमें है वो आसमान और यहाँ पे जमीन, आसमान और जमीन है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ये आसमान और जमीन है वो हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब ये कंडीशन अपन थोड़ा सा क्षैतिज रूप में इस प्रकार से खड़े हैं तो यहां से कोई तारा देख रहे हैं, वो तारा है वो हमारे पास में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी जो वास्तविक कंडीशन है ना, वो वास्तविक कंडीशन है, यानी किसी तारे की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होती है भी। आभासी स्थिति है ना वो उसकी वास्तविक स्थिति से, आभासी स्थिति से है वो, तो ये है आभासी कंडीशन। तो वो आभासी कंडीशन तो हमें जो दिखाई दे रही है वो है, और उसकी वास्तविक कंडीशन से वो क्या होती है ऊपर होती है भी। उसकी वास्तविक कंडीशन से क्या है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। अब यहां पे यह आभासी कंडीशन क्या है दिन में अंदर चेंज होती रहती है भी, जो बदलती रहती है। आभासी कंडीशन है वो बदलती रहती है, ये थोड़ी ना अभी आभासी कंडीशन वहीं पे रहेगी। जैसे जैसे दिन चलेगा उसके हिसाब से है वो उसकी कंडीशन है वो चेंज होती रहेगी। तो जिसके परिणाम स्वरूप है वो तारे क्या है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा भी वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्षैतिज से क्षैतिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति है वो उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है, और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप है वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ऊंची होती है और कैसे है बदलती रहती है जिसके कारण तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? 3 कार्बन परमाणु किसमें होते हैं भी? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें तो CO2 होता है भी। एथेनॉल होता है वो होता है C2H5
OH, ये आपका एथेनॉल हो गया। पायरुविक अम्ल है, इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल में C3H4O3 और ग्लूकोज होता है वो होता है C6H12O6। तो ये होता है, तो 3 कार्बन परमाणु किसमें होता है, तो पायरुविक अम्ल के अंदर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्राक केंद्रिक की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो यहां पे आपको प्राक केंद्र की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं, बिल्कुल गलत बात। अत्यधिक छोटे आकार के कोशिकांग बिल्कुल सही है। एकल गुणसूत्र बिल्कुल सही है और इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काब कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है भी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित नहीं होती भी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते, अल्प विकसित होते हैं। यानी जो केंद्रक होता है ना, वो केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक के बाहर है वो केंद्रक की जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती, और कोशिकांग है वो अविकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो इसने बोला भी झिल्ली बंद कोशिकांग मौजूद होते हैं क्या, झिल्ली बंद अगर कोशिकांग होगा तो वो पूर्ण विकसित होगा, तो इसका मतलब झिल्ली बंद कोशिकांग उसमें नहीं पाए जाते। झिल्ली बंद कोशिकांग है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो 70 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 80 राइबोसोम और 70 राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो 70 राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर है वो 80 और 70 दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एकल गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें एकल नहीं पाया जाता, द्वि गुणसूत्र पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये गलत है। ठीक है, झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। यहां पे अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज तार है, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। करंट का तार आता है, उसके आगे क्या है, इस प्रकार से फ्यूज लगा देते हैं भी अपन, और ये क्या है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम होगा, कौन सा है श्रेणी क्रम, जैसे शादी समारोह के अंदर है वो लड़ियां लगी होती है, वो श्रेणी क्रम में होता है। उसमें अगर एक फ्यूज भी अगर यहां पे एक्सपायर हो गया ना, तो आगे की जो लड़ी है ना, वो कोई भी लड़ी है वो उसमें नहीं, कोई भी बल्ब है वो उसमें नहीं जलेगा भी लड़ी के अंदर। अगर एक फ्यूज भी डैमेज हो गया, एक फ्यूज भी एक्सपायर हो गया, तो उसमें आगे क्या पूरी लड़ी के अंदर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। ये होता है श्रेणी क्रम। अगर यहां से श्रेणी क्रम का मतलब यहां से फ्यूज उड़ गया तो आगे विद्युत है वो प्रवाहित नहीं होगी, तो आगे कोई भी यंत्र नहीं चलेगा भी। ठीक है, तो यहां पे ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो भी, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है तभी जैसे ही थोड़ा सा गलनांक, जैसे ही आगे क्या है लोड पड़ता है, तो पीछे से जो आपका ये फ्यूज तार है ये सीटी लगा देता है, फ्यूज तार है वो जल जाता है भी। ठीक है, तो यहां से ये क्या है निम्न गलनांक का बना होता है भी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, ये एक कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया होगी तो यहां से उत्पाद बनाएंगे। संयोजन अभिक्रिया में आपको पता है भी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वहां पे क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ए बी यहां पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया, एकल ही उत्पाद, एक ही उत्पाद बनेगा। तो एक ही उत्पाद बनेगा तो ये देखो H2O2 ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें सल्फर है, तो सल्फर कहां जाएगा, सल्फर अगर अलग बनेगा तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है नहीं। संयोजन अभिक्रिया होगी तो उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, वहां पे संयोजन अभिक्रिया होगी। H2S बनेगा तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन कहां जाएगी, तो इसका मतलब H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, लेकिन भाई साहब हाइड्रोजन कहां जाएगी, हाइड्रोजन भी नहीं है।
तो यहाँ पे आपके पास में H2SO4, अब ये अगर आपको इसका उत्पाद का पता नहीं है ना, तो आप इसको इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी के अंदर यूज किया जाने वाला अम्ल है, वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये एक प्रबल अम्ल होता है ये, ठीक है, मजबूत अम्ल होता है। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। अगले क्वेश्चन देखो भी। इस प्रकार से हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाती है। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। तो इस प्रकार से रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए हमने 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी। एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज है और एक हमने कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है भी। इसमें आपको है वो अपनी यदि काबिलियत का पता लगता है भी, अपन कहाँ तक पहुंचे हैं और कितने दोस्तों से अपन आगे हैं, उसमें रैंक भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी दोस्तों, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।